हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो हमारा हो गया है, जो मूल अधिकार है वहाँ तक हमने वन बाय वन करके टॉपिक देख लिए हैं। और ये अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इस टॉपिक को देखेंगे और अगला जितना हो जाएगा उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके होम पेज पे आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अभिकथन दिया हुआ है और उसका जो कारण दिया हुआ है इसको हमको बताना है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा स्टेटमेंट सही है और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये जो कथन है ये RA की व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38(1) में कहा गया है, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 37 के अनुसार यद्यपि राज्य नीति के निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये राज्य का कर्तव्य के बारे में इसमें बात की है। साथ ही इनमें कुछ स्पष्ट राजनीतिक संस्थागत उद्देश्य जैसे पंचायती राज, समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट इस आधार पर हमारा सही हो गया और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मूल उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो हमारा आर सही हो गया जो व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो देखो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ये भी हमने अभी भी पढ़ा। सामाजिक, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो नहीं, धार्मिक राज्य की कहीं बात नहीं की गई है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यही गलत है जो सही हो गया। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी हमारा प्रस्तावना में इसका प्रोविजन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना का बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको समावेशित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध कराएगा, जो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना में नीति निदेशक तत्व दोनों प्रकार के कल्याणकारी विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर नीति निदेशक तत्व दिया गया है। तो हमारा जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है ये नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना दोनों में भी हो सकती है। और अगर प्रस्तावना नहीं दिया है तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, और नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो प्रस्तावना ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम इसमें प्रस्तावना दिया था, लेकिन अगर स्टेटमेंट में होता तो हमारा ये ऑप्शन भी, प्रस्तावना भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है तो संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो, इसमें ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकवादी। ठीक है, 3 भागों में नीति निदेशक तत्वों को विभाजित किया गया है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान विदों के बीच प्रचलित मानक वर्गीकरण के अनुसार सहज अध्ययन के लिए 3 वैचारिक वर्गों में विभाजित किया गया है, जो समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी तत्वों को समाहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो अभी हमने पढ़ा था आयरलैंड से, तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमारे संविधान निर्माताओं को मुख्यतः 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि भी इनका व्यापक प्रभाव पड़ा है इसमें। तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, तो हमारा स्टेटमेंट सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि ये संविधान जो है, हम इनके दावों के लिए नागरिक न्यायालय में जाकर इनके खिलाफ जो रिट जारी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये राज्य की कर्तव्य निष्ठा पर आधारित हैं। तो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 37 में उल्लिखित किया गया है कि प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हालांकि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। ये सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि ये जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है कि नैतिक सिद्धांत हैं, तो नैतिक सिद्धांत कौन से हैं। तो ये वाद योग्य नहीं है। नैतिक सिद्धांत जो है हमारे वाद योग्य नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 में इस भाग यानी भाग 4 के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किंतु फिर भी इनमें से अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो डोंट मेंशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक और आर्थिक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया किसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। इसे अब वेतन संहिता कोड ऑफ वेजेस 2019 में समाहित कर दिया गया है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 घ के आलोक में 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निश्चित होता है। तो 39 घ के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो पुरुष स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये बताना है। तो उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ अधिकार, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। और मौलिक अधिकार ये हमारा नहीं है, मौलिक कर्तव्य। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी मौलिक अधिकार है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता, तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 39 घ में किया गया, जबकि प्रश्न शेष विकल्प मौलिक अधिकार के हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये अनुच्छेद 40 है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। संविधान
भारतीय संविधान का भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, इनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखो इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं और विषय हैं। तो अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार दिया गया है। और ये अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो हमारा 1 2 3 4 सही है। तो 1 2 3 4, तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 है। तो 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, तो स्टेटमेंट हमारा सही है पहला वाला। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ये भी सही है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात है, ये भी सही है। 48 में न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई, तो नहीं, ये 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और ये न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विषय और अनुच्छेद दिए हैं न। तो फर्स्ट है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 अभी हम लोगों ने देखा है, स्टेटमेंट सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, तो ये आर्टिकल 46 है, स्टेटमेंट हमारा सुमेलित है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है यही हमारा स्टेटमेंट गलत है, ये 43 बी के अंतर्गत आता है, ना कि ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये सी हमारा हो गया ऑप्शन। और ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। सी गलत है, वही हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें यही कहा गया है कि अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिए हुए हैं, उनको हमको बताना है। तो मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो ये हमारा जो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविष्ट है, तो नहीं, ये रोजगार का अधिकार भाग 4 में है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ए सही है, तो सी ऑप्शन सही है, ए सही है और आर हमारा गलत हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2005 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन की रोजगार उपलब्ध कराने की वैधानिक गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हो। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो ये 2 आर्टिकल को मिला के बनाया गया था। ठीक है, और संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, यानी मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। तो ये 43 और 41 की बात की गई है। ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल होगा तो वही हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही अनुच्छेद 43 में यह कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम व निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा
किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो प्रबंधन में भागीदारी 43A के अंतर्गत सुनिश्चित की गई है, तो डी ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 43A या 43 का अंतर स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया था कि राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, संस्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा विभक्ति का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता आर्बिट्रेशन के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये हमारा कौन सा नहीं जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था। तो शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा, तो ये जोड़ा गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन में। और समान न्याय, समान निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी हमारा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये भी जोड़ा गया। लेकिन समान आचार संहिता ये मूल संविधान में था, ये जोड़ा नहीं गया है। ये आपको 44वें आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ठीक है, समान आचरण संहिता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। समान नागरिक संहिता मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं, शोषण से बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 में कहा गया है। समान न्याय और निःशुल्क सहायता 39 का है। और उद्योग के प्रबंधों में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A में है। और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीव अनुच्छेद 48 में है। 48 का यानी 48 का जोड़ा गया है, 43 का जोड़ा गया है, 39 का जोड़ा गया है और 39 चा जोड़ा गया है। तो देखो 3 तो का वाले हैं, 48 का, 43 का, 39 का, लेकिन ये 39 चा को भी याद रखना। 4 ये मेन जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है हमारा, संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये बच्चों के लिए करता है, स्त्रियों के लिए करता है, ठीक है, और जनजातियों के लिए भी ये प्रोविज़न करता है, लेकिन दलितों के लिए इसमें प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, जो शोषण के लिए है। तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नहीं, इसमें है तो ये दलित का भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि भाई दलित को कैसे छोड़ा जाएगा, उसके साथ भी तो चीज़ें होती थी। तो ये तो इसमें दलित भी शामिल है, दलित भी शामिल है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संविधान में बच्चों, स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है। अच्छा, जबकि दलित शब्द नहीं इस्तेमाल है, उसमें SC ST है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो ये शामिल दलित शब्द नहीं है, लेकिन SC ST अगर होता तो वो शामिल हो जाता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो मद्य निषेध ये शामिल है, गौ संरक्षण भी शामिल है, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है, लेकिन 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो ये फंडामेंटल राइट्स है 21 का के अंतर्गत। तो ये तो हमारा नहीं इसमें शामिल है, तो यही हमारा सही हो गया। मद्य निषेध अनुच्छेद 47 है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत है, पर्यावरण 48 का के अंतर्गत आता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व है। और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व पहले हुआ करता था, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 45 के तहत आपको 6 वर्ष से कम
आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा यानी बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था को शामिल है। तो ये हमारा 6 से 14 वर्ष अब फंडामेंटल राइट्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो 16 वर्ष के ये तो फंडामेंटल राइट्स नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये आपको जो है केवल नीति निर्देशक तत्व नहीं, तो नीति निर्देशक तत्व में भी ये है 48 क में, और केवल मूल कर्तव्यों में नहीं, मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया गया। तो ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा स्टेटमेंट। इसमें मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51G यानी 51 का के 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो ये दोनों आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों का एक भाग है? तो ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। बी ऑप्शन सही है। देखो 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के कन्फ्यूजन वाले पूछे जाने लगे हैं, तो हमको बहुत केयरफुली पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 के तहत मौलिक कर्तव्यों के तहत और अनुच्छेद 51 का 6 में शामिल है। तो तथा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्व के तहत क्रमशः 43 और 44 में शामिल है। जबकि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाए केवल मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 क के ट में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। तो हमारा सही है स्टेटमेंट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो ये प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान में कुछ भी नीति निर्देशक तत्वों में नहीं कहा गया, तो यही हमारा स्टेटमेंट सही है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी की भी बात करता है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त हो कर ले, ये भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये संविधान के में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का, अनुच्छेद 39 का, और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा यानी 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 45 में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो मुक्त सलाहकारी जो कानूनी सलाह है, ठीक है, इसी को जोड़ा गया। तो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के अंतर्गत पहले से है। गौवंश निषेध आपका जो है 48 में देखने को मिलेगा, ठीक है, नहीं 47 में है। मद्य निषेध एवं गौवंश निषेध ये आर्टिकल 47 में है। समान नागरिक संहिता जो है ये 44 में है, शायद यही है ना, हाँ। तो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 में गरीबों के लिए मुफ्त और कानूनी सहायता की बात की गई है इसमें, ठीक है, क्योंकि आर्थिक एवं अन्य किसी निर्भरता के कारण न्याय से वंचित हो सकने वाले नागरिकों के लिए सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो मद्य निषेध ये शामिल है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी शामिल है, और काम का अधिकार ये भी शामिल। सूचना का अधिकार नहीं, सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि सूचना का अधिकार जो है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 में पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका
के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 39 में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मनरेगा और राज्य विशिष्टताएं, मद्य पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक में नहीं सम्मिलित है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक विधिक अधिकार है। ठीक है। तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में माना गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व इसमें समान नागरिक सहायता, यही हमारा ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता ये 25 से 28 आर्टिकल में है, जो हमारा जो आपको देखने को मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स में प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है, और विधि के समक्ष समानता ये जो है आर्टिकल 14 में है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये हमारा 44वें में समान नागरिक सहायता का प्रोविजन किया गया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो मद्य निषेध हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी DPSP है। फैक्ट्रियों और कारखानों में बाल श्रम निषेध, ये फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। ये फंडामेंटल आपको राइट्स देखने को मिलेगा, तो ये इसमें शामिल नहीं है। और बेगार अथवा बालात श्रम निषेध, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा, तो ये भी हमारा मूल DPSP में शामिल नहीं है। अस्पृश्यता का निषेध, तो ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 17 में। तो हमारा इसमें सही हो गया जो, तो सी वाला ऑप्शन केवल एक सही है, जो मद्य निषेध की बात की गई है। तो अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। जबकि फैक्ट्रियों कारखानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बेगार और बालात श्रम निषेध अनुच्छेद 23, अस्पृश्यता निषेध आर्टिकल 17 में एक मौलिक अधिकार के भाग में वर्णित हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ये बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो राज्य सुनिश्चित नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो क्या क्या मतलब राज्य प्रोवाइड कराएगा। तो पुरुष महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, तो ये हमारा शामिल है DPSP में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, तो ये भी हमारा DPSP के अंतर्गत शामिल है। लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, और ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत है, तो ये शामिल नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। और काम हेतु न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं में रहें, तो ये भी हमारा DPSP में शामिल है। तो इसमें जो है संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के जो अधिकार हैं के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्पों में पुरुष और महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन, तो 39 में है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 में है। तथा काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं, जो दशाएं हैं, ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो ये KT शाह ने कहा था। डी ऑप्शन सही है। KT शाह ने संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल व्हेन एबल ओनली इफ यू द रिसोर्सेस ऑफ द बैंक परमिट। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अगला हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य, इसको भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो ये हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये हमारा था 51A। बी ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का शामिल करके इनमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित बढ़ा दिया गया था।
जिसकी इनकी संख्या अब 11 हो गई है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हो चुके हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4A में या 4 में, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी ये रह गया, इसमें है मेरा पार्ट बचा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, तो नहीं है, परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जाता है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ए वाला ऑप्शन, परमादेश द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जारी कर सकता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, ये सीधे रिटों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अन्य 3 कथन सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये आम चुनाव में मतदान देना, तो ये तो कानूनी अधिकार है। मत देना तो हमारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत 226 नहीं 326 के अंतर्गत आता है, तो ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि की भावना का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी ये मौलिक कर्तव्य, और ये मतदान नहीं है। संविधान का पालन और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का सारे यहाँ देखो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं 10 यहाँ पे हैं, 11वां शिक्षा वाला है, ठीक है। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। 3 में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हमारे यहाँ स्त्रियों के सम्मान की बात की गई। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, वन्य जीव हैं रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी प्रावधानों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे, जो 10 हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 11वां है जो 6 से 14 वर्ष के लिए जो अनिवार्य शिक्षा पाने का जो प्रावधान किया गया है बच्चों के लिए, वो किया गया है। तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आगे और है भी, ठीक है। 11वां ये हो गया, माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन मतदान का मौलिक अधिकार ये नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, ये शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, उनका पालन करें, ये भी शामिल है। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, तो ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगी। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये सी वाला ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कि भाग 4 में अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह बताना है। तो प्राकृतिक
वातावरण की रक्षा और संवर्धन, ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, तो ये हमारा जो DPSP है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें शामिल किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो हमारा C वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना खंड G में तथा राष्ट्रगान का आदर करना खंड A में और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड I में शामिल है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये हमारा DPSP आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये DPSP है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर करना, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो C ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य जो नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 में इसको प्रोविजन किया गया है, जो ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा। जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का घ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा अगला तथा हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, अनुच्छेद 51 का के तहत सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रखना, अनुच्छेद 51 का झ के तहत मूल कर्तव्य में शामिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निम्न में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये तो कानूनी अधिकार है हमारा, ठीक है। और ये हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना शामिल है। हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो 1 3 4 शामिल है, 2 वाला हमारा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो ये वन्य एवं प्राणी की रक्षा करना मूल कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य इसमें राष्ट्रीय ध्वज को भी उल्लिखित है, परंतु उसका आदर करने की बात कहीं नहीं की गई है, ठीक है। आदर करने की बात अगर नहीं की गई है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, अगर राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना होता तो ये शामिल किया जाता, लेकिन इसमें आदर करने की बात कही नहीं गई है, परंतु न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को मूल कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है, ये DPSP के पार्ट हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज को इसमें उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का 6 में शामिल है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, ये बताना है। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा गलत है, ये हमें बताना है इसमें। तो फर्स्ट है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, यही हमारा गलत हो गया। तो ये ऑप्शन है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के भाग में नहीं है, तो सही है बिल्कुल। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 51 का प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो ये भी सही है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना,
ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, तो ये हमारा शामिल है इसमें। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों ये शामिल है। ये आर्टिकल 49 में जो बताया ना वो शामिल है उसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना शामिल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना भी शामिल है। अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, तो ये स्पष्ट रूप से कुछ भी ये ऐसा नहीं कहा गया है इसमें, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो भाग 4 का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें माता पिता और गुरुजनों का आदर की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से हमको इसमें मिलान करना है। तो संविधान का भाग है और विषय है, तो नागरिकता जो है ये भाग 2 में शामिल है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं ये भाग 5 में नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग बनाया गया 4A या 4 का बनाया गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब जो भारत में मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के तहत 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, इसकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 11 हो गए हैं, तो 2 संशोधन किए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 में है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये आर्टिकल 50 नहीं, ये आपका 51, अच्छा ओ तो ये अनुच्छेद 51 गा के अंतर्गत आएगा। और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो ये आर्टिकल 51 का 6 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, तो ये आर्टिकल 51 का के ज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करना, ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमारा 4 2 1 3 होना चाहिए। तो 4 2 1 3 हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन आ रहा है, बी होना चाहिए था, नहीं सी होना, नहीं 2 4 1 सेकेंड, हाँ 2 4 है, सॉरी 2 4 1 3 2 4 1 3 है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया इसमें, ठीक है, बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको हमको थोड़ा सा केयरफुली लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना डीप में जाके चीज़ें पूछी जा रही हैं कि किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर उसमें क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो 51 गा के अंतर्गत आ जाएगा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो 51 6 के अंतर्गत आ जाएगा। ज्ञानार्जन सुधार और सुधार की भावना का विकास 51 का के ज में आ जाएगा। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और अगला टॉपिक जो स्टेट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मुझे थोड़ा कुछ काम भी है, तो जाना भी है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास बुक नहीं है या लेटेस्ट बुक नहीं मिल पाई है, तो वो लोग इसे रिवीजन कर पाएँ। इसमें सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो 2026 का पीसीएस हुआ था, ठीक है। आरओ के भी क्वेश्चन इसमें ऐड हैं, तो आप सबको अपना जो है इसको शेयर कर सकते हैं। आप ही लोग हमारी जो है ऑडियंस हैं, और आप ही के द्वारा ये सब हो पाएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि समय लगता है चीज़ों को, तो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।